हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की बुक दिल्ली पुलिस जीएस को पढ़ रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर इतिहास है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करेंगे। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है जो कि कल आप लोग को होमवर्क दिया गया था। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन है खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, मामलुक वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन चला? वो है सैयद वंश। तुगलक वंश के शासनकाल के बाद सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां था। जो सैयद वंश का संस्थापक था वो कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश के शासकों ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया। जो सैयद वंश के जो शासक थे उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? 37 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था? ऑप्शन है लोधी, मामलुक, सैयद, खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश। जो दिल्ली सल्तनत के काल में जो कौन सा राजवंश था जो कि अफगान का पश्तून राजवंश था? तो हो जाएगा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश लोधी वंश था। लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। जो लोधी वंश का काल था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। यह दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी राजवंश था। जो लोधी वंश है वो दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी राजवंश था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। जो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था। जो सिकंदर लोधी है वो किसका पुत्र था? बहलोल लोधी का। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था जिसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी। और कौन सी ईस्वी में की थी? 1504 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था और दिल्ली का आखिरी लोधी सुल्तान था। जो इब्राहिम लोधी है वो सिकंदर लोधी का पुत्र था और दिल्ली का आखिरी लोधी सुल्तान था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे और जो उनका पुत्र था सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी का पुत्र था इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का आखिरी सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? ऑप्शन है अष्टभुजाकार, गोलाकार, वृत्तीय, बेलनाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टभुजाकार। लोधी वंश के शासनकाल में बने मकबरे दो तरह के थे, चौकोर और अष्टभुजाकार। जो लोधी वंश के शासनकाल में जो भी मकबरे बने थे वो कैसे थे? चौकोर और अष्टभुजाकार। सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली के लोधी गार्डन में बना है। जो सिकंदर लोधी का जो मकबरा है वो कहाँ बना है? दिल्ली के लोधी गार्डन में। यह मकबरा अष्टकोणीय आकार का है और इंडो इस्लामिक शैली में बना है। जो सिकंदर लोधी का मकबरा है वो अष्टकोणीय आकार में है और इंडो इस्लामिक शैली में बना है। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। इब्राहिम लोधी जो कि सिकंदर लोधी का पुत्र है उसका मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है दौलत खान लोधी, इब्राहिम खान लोधी, बहलोल खान लोधी, सिकंदर खान लोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल खान लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। जो लोधी वंश है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1451 ईस्वी में। और किसने की थी? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जो बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र जो सिकंदर है, सिकंदर लोधी,
वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा आगरा को अपनी राजधानी बनाया। जो सिकंदर लोदी है उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। जो सिकंदर लोदी है वो कविताएं लिखता था किस भाषा में? फारसी भाषा में। और उसकी जो कविताएं होती थी उनका जो शीर्षक होता था वो है गुलरुखी। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उसका पुत्र इब्राहिम लोदी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। जो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में पराजित हो गया। अगला क्वेश्चन है, डैश के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, खिज्र खान, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के वजीर ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई थी। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान किया गया था। जो मोठ की मस्जिद है दिल्ली में, इसका निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के मंत्री ने, सिकंदर के शासनकाल में। मोठ की मस्जिद 1505 ईस्वी में वजीर मियाँ भुआ द्वारा बनाई गई थी, जो सुल्तान सिकंदर लोदी के शाही दरबार में एक प्रधानमंत्री थे। जो मोठ की मस्जिद है वो 1505 ईस्वी में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? जो सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था वजीर मियाँ भुआ, उनके द्वारा बनवाया गया था। सिकंदर लोदी 1489-1517 ईस्वी तक रहा। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां था। जो सिकंदर लोदी है उसके बचपन का नाम क्या था? निजाम खां। सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने जो भूमि का मापन करने के लिए उसने 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसने इसका निर्माण 1311 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश के द्वार के रूप में किया। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक खिलजी वंश का संस्थापक रहा। जो जलालुद्दीन खिलजी है वो 1290 से 1296 तक खिलजी वंश का संस्थापक रहा। 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा निर्मित किलो खरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना। जो 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा निर्मित किलो खरी, जो किलो खरी है वो किसके द्वारा निर्मित है? कैकूबाद के द्वारा। किलो खरी जो कि एक महल है, उसी महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई? ऑप्शन है चौगान, शिकार, हाथी लड़ाई, शतरंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौगान। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि उसको एक चौगान
खेल को पोलो खेल भी बोलते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में ही दफनाया गया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को शासक घोषित किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था आराम शाह, उसको अगला शासक घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? ऑप्शन है जासूसी विभाग, सैन्य विभाग, वित्त विभाग, सामाजिक कार्य विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। सैन्य विभाग को मध्यकाल में दीवान ए अर्ज कहा जाता था। दीवान ए अर्ज विभाग के प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। जो दीवान ए अर्ज विभाग है, जो कि सैन्य विभाग जिसको बोलते हैं मध्यकाल में, उसका जो प्रमुख होता था उसको आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया। जो दीवान ए अर्ज विभाग है, इस विभाग की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने, और अलाउद्दीन खिलजी के समय इस विभाग का महत्व बढ़ गया। इस विभाग द्वारा शाही पत्राचार का कार्य किया जाता था। इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों के अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता था। इस विभाग के द्वारा जो शाही पत्राचार का कार्य किया जाता था और जो भी सुल्तान के घोषणा और पत्रों के जो भी अनुबंध होते थे उनको तैयार किया जाता था। इस विभाग का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। इस विभाग का जो प्रमुख कार्य था वो सैनिकों की भर्ती करना, सैनिक और घोड़ों को रखना और रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट करना इस दीवाने अर्ज व्यवस्था का कार्य था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। जो चित्तौड़ में विजय स्तंभ है इसकी स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने करवाई। इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर विजय की याद में कराई थी। इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर विजय की याद में कराई। इसे स्मारक के रूप में वर्ष 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने भारत में सिजदा प्रथा शुरू की थी। सिजदा और पैबोस प्रथा को गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। जो सिजदा और पैबोस जो प्रथा थी उसको गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना था। जो सिजदा का जो मतलब है वो है कि जो सुल्तान के चरणों में झुककर सुल्तान को सलाम करना, और जो पैबोस का मतलब है वो सुल्तान के पैरों को चूमना। बलबन ने नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। जो नवरोज उत्सव है वो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? बलबन के द्वारा। इसने लौ एवं रक्त नीति का पालन किया। बलबन ने लौ एवं रक्त नीति का पालन किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया। जो बलबन है उसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, और इसने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन है महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक, गृहवर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? वो है लक्ष्मण सेन।
13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के शासक थे। जो लक्ष्मण सेन है वो बंगाल के सेन राजवंश के शासक थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में संगठित किया। जो बख्तियार खिलजी है उसने बिहार और बंगाल के जो भी जीते हुए जो क्षेत्र थे उनको एक प्रांत के रूप में संगठित किया। प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जो प्रसिद्ध संस्कृत कवि जो जयदेव हैं वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? ऑप्शन है महमूदाबाद, बीदर, आगरा, हिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर का गठन किया था? वो हो जाएगा हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 4 नए कर लगाए थे। पहला कर है खराज, जो कि भूमि कर होता था। दूसरा है जजिया, जो कि धार्मिक कर और गैर मुस्लिम कर था। और तीसरा है जकात, जो कि संपत्ति कर था। और चौथा है खुम्स, जो कि युद्ध में लड़े गए माल पर कर था। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के आधा और बिख चलाए। जो फिरोज शाह तुगलक है इसने 2 नए सिक्के चलाए थे। पहला है आधा और दूसरा है बिख। फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए 2 अशोक स्तंभ, एक टोपरा से दूसरा मेरठ से लाया था। जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए इसने 2 अशोक स्तंभ लाए थे। और जो पहला लाया था वो टोपरा से और जो दूसरा लाया था वो मेरठ से। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर जैसे कई शहरों की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो शहर बसाए थे वो है फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर जैसे कई शहर बसाए थे। अगला क्वेश्चन है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है गुप्त वंशों द्वारा, चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, दिल्ली सल्तनत द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत द्वारा। जो काकतीय राजवंश है इसका अंत किस सल्तनत द्वारा हुआ? तो वो हो जाएगा दिल्ली सल्तनत द्वारा। काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में वर्ष 1323 ईस्वी में यह वंश समाप्त हो गया। जो काकतीय राजवंश है उसको दिल्ली सल्तनत के कई हमले को सामना करना पड़ा और अंत में इसका 1323 ईस्वी में वंश समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जो दिल्ली सल्तनत काल है उसका सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक है वो मध्यकाल के समय सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था और इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, जिसने रेहला पुस्तक की रचना की। जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में भारत आया और इसने जो रेहला पुस्तक है उसकी रचना की। अगला क्वेश्चन है, फुतुहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? ऑप्शन है गुलबदन बेगम की, अबुल फजल की, जियाउद्दीन बर्नी की, फिरोज शाह तुगलक की। जो फुतुहात ए फिरोज शाही है उसमें किस प्रशासनिक उपलब्धि का विवरण दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक की। फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है।
इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे, जिन्हें अद्धा एवं बिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जो दिल्ली का प्रसिद्ध शहर है सीरी, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया पहला शहर था। जो दिल्ली का प्रसिद्ध शहर सीरी है वो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका निर्माण करवाया था और यह किसी मुस्लिम शासक के द्वारा बसाया गया पहला शहर था। तुर्की लोगों की नकल करते हुए सीरी किले का निर्माण किया गया था। जो तुर्की लोग थे उनकी नकल करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने जो सीरी का किला है उसका निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और संपूर्ण भारत पर मंगोलों के आक्रमणों से बचाव के लिए सीरी के किले का निर्माण किया। जो कि दिल्ली का जो सीरी का किला था उसको अलाउद्दीन ने किस उद्देश्य से बनाया था? जो कि मंगोलों के आक्रमणों से बचने के लिए जो सीरी का किला उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। जो अलाउद्दीन खिलजी है जो कि आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार क्या था? उसका बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में किया है। जो अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण नीति था इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में किया है। इस नीति में कुल 4 बाजार स्थापित किए गए थे। जो अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी उसमें 4 बाजार स्थापित किए गए थे। पहला है गल्ला बाजार जो कि अनाज मंडी के लिए, दूसरा सराय अदल जो कि कपड़ा बाजार के लिए, घोड़ों गुलामों तथा पशुओं का बाजार और सामान्य बाजार, ये 4 बाजार लगते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? ऑप्शन है बलबन, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का प्रथम शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर ए जहादार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में समाना का सूबेदार बना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था और अपनी योग्यता के बल पर इसने सर ए जहादार जो कि शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया और बाद में समाना का सूबेदार बन गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टंका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टका और जीतल के सिक्कों को प्रचलित किया। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। जो इल्तुतमिश है उसने तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था। जो इल्तुतमिश है वो किसका उत्तराधिकारी था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और जो कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था। जो मामलुक वंश से संबंधित था। मामलुक वंश को ही गुलाम वंश भी बोलते हैं। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी।
तुगलकाबाद शहर की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक था। गियासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल था वो 1320 से 1325 ईस्वी तक था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर की गई। इस नगर में रोमन शैली में निर्मित एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ, जिसे 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। तुगलकाबाद जो नगर है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर की गई थी और इस नगर में रोमन शैली से निर्मित एक दुर्ग बनवाया गया था और जिसको 56 कोट के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? ऑप्शन है देवगिरी, आगरा, लाहौर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवगिरी। जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? वो है देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया और उसने देवगिरी का नाम परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। यह अपने विभिन्न फैसलों के कारण विवादों में रहा। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने अपनी राजधानी जो कि दिल्ली से बदलकर देवगिरी में कर दिया और देवगिरी का नाम बदलकर उसने दौलताबाद कर दिया। जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा और वो उसने बहुत फैसले लिए जिसके कारण वह विवादों में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी के स्थानांतरित होने का कारण मंगोलों के आक्रमण का भय था। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी जो बदली थी, वो किस कारण बदली थी? मंगोलों के आक्रमण के डर से। इसलिए यह योजना असफल रही और राजधानी को बाद में फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और जो इसने राजधानी बदलने की जो फैसला लिया था, यह योजना असफल हो गई और बाद में फिर से दिल्ली को ही राजधानी बनाना पड़ गया। अगला क्वेश्चन है, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो बीदर का किला है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बीदर किला भारत के कर्नाटक राज्य में बीदर शहर में स्थित है। जो बीदर का किला है वो भारत के कर्नाटक राज्य में बीदर शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण अहमद शाह बहमन ने करवाया था। किले का जीर्णोद्धार 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह प्रथम द्वारा किया गया था। जो यह किला है बीदर का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? अहमद शाह बहमन ने। और इस किले का जो जीर्णोद्धार हुआ था वो 15वीं शताब्दी में किसने करवाया था? सुल्तान अहमद शाह प्रथम द्वारा किया गया था। इस किले के अंदर 30 से अधिक स्मारक हैं। जो बीदर का किला है इसके अंदर 30 से अधिक स्मारक हैं। वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल बनाने के लिए अपनी स्थायी सूची में शामिल किया था। जो बीदर का किला है उसको वर्ष 2014 में जो यूनेस्को है इसने विश्व विरासत स्थल बनाने के लिए अपनी स्थायी सूची में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 में किसने की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह, मलिक अहमद निजाम उल मुल्क बहरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक अहमद निजाम उल मुल्क बहरी। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना मलिक अहमद निजाम शाह ने की थी। मलिक अहमद का प्रारंभिक मुख्यालय जुन्नर शहर में था। जो मलिक अहमद का जो प्रारंभिक मुख्यालय है वो कहाँ था? जुन्नर शहर में। मलिक अहमद ने 1494 ईस्वी में नए शहर अहमदनगर की स्थापना की थी। मलिक मोहम्मद ने 1494 ईस्वी में जो नया शहर अहमदनगर है इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था?
जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी का शासन था। जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह जो कि हसन गंगू ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह दिल्ली सल्तनत के दरबार में एक सेवक थे। जो अलाउद्दीन बहमन है जो कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हैं, वो दिल्ली सल्तनत के दरबार में एक सेवक थे। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाकर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। जो अलाउद्दीन बहमन शाह हैं उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाकर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह बहमनी, मीर जफर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। जो अलाउद्दीन बहमन शाह हैं जो कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हैं, उनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। इसकी राजधानी गुलबर्गा जो कि वर्तमान में कलबुर्गी कर्नाटक थी। वर्ष 1518 में बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया। बहमनी साम्राज्य का विघटन कब हो गया? 1518 ईस्वी में। इसके विघटन के बाद गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर जैसे राज्यों का उदय हुआ। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद जो गोलकुंडा शहर है, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर जैसे जो राज्य हैं उनका उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? ऑप्शन है चौसा, चंपानेर, चंद्रगिरी, चुनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी। जो चंद्रगिरी है वो किस साम्राज्य की राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की। चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर था। जो हम्पी है वो कर्नाटक शहर में स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। जो हम्पी है कर्नाटक में वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी में इन स्मारकों के समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। जो कि हम्पी कर्नाटक में है। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, कृष्णदेव राय, राजराजा चोल, देवराय सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के पास जो नागलापुरम नामक उपनगर की बस्ती बसाई थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी मां रानी नागल देवी की याद में नागलापुरम शहर की स्थापना की थी। जो नागलापुरम शहर की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने अपनी मां की याद में, और उनकी मां का नाम था रानी नागल देवी। कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। जो कृष्णदेव राय हैं वो किस वंश के थे? तुलु वंश के।
कृष्णदेवराय को विजयनगर के शासकों में सबसे महान माना जाता है। जो कृष्णदेवराय हैं उनको विजयनगर के शासक जो हैं उनमें सबसे महान माना जाता है। इन्हें अभिनव भोज, आंध्र पितामह तथा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। जो कृष्णदेवराय हैं उनको अभिनव भोज, आंध्र पितामह और आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना की है। जो कृष्णदेवराय हैं उन्होंने तेलुगु में एक पुस्तक है जिसका नाम आमुक्त माल्यद, उसकी रचना की है। यह पुस्तक राज व्यवस्था पर आधारित थी। कृष्णदेवराय द्वारा जो रचित पुस्तक है और किस व्यवस्था पर आधारित है? राज व्यवस्था पर। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेवराय को एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा है। जो एक पुर्तगाली यात्री है जिसका नाम डोमिंगो पायस है, इसने कृष्णदेवराय को एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा है। इसके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान अष्टदिग्गज निवास करते थे। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु विद्वान अष्टदिग्गज निवास करते थे। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1564 ईस्वी, 1561 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1556 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी। जो विजयनगर साम्राज्य और जो दक्कन के सल्तनत के बीच जो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी? 1565 ईस्वी में। तालीकोटा की लड़ाई जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। यह लड़ाई दक्कन क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्कन सल्तनतों जैसे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर के बीच हुआ था। जो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी जिसमें विजयनगर साम्राज्य के और जो दक्कन के सल्तनत जो भी शहर थे जैसे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर, इनके बीच हुआ था। तो अभी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म होते हैं और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कल करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।